हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर देखेंगे आर्टिकल 38 पे। सो मैं आपको डीपीएसपी पढ़ा रहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 36 और 37 पढ़ा दिया है। आज हम आर्टिकल 38 को देखेंगे। ओके। आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। स्टेट का मतलब है सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो सरकार को सोशल ऑर्डर सिक्योर का मतलब होता है बनाना। ओके। तो सरकार को सोशल ऑर्डर बनानी चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। अब आर्टिकल 38 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सिर्फ क्लॉज 1 लिखा था, ठीक है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला क्लॉज था। जो सेकंड क्लॉज है इसे देन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इंसर्ट किया था। तो सबसे पहले क्लॉज 1 की लैंग्वेज को देखते हैं। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल by securing and promoting as effectively as it may be a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life। तो क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट को स्ट्राइव मतलब होता है प्रयत्न करना, ठीक है, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, सिक्योर मतलब होता है बनाना, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करना, इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिव। ओके। सोशल ऑर्डर का मतलब सामाजिक व्यवस्था, जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय 3 क्षेत्रों में, सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। शैल इन्फॉर्म मतलब सुनिश्चित करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन माने संस्थाएं, नेशनल लाइफ मतलब राष्ट्रीय जीवन, ठीक है। तो क्लॉज 1 ये कहता है, अब अगर इन सबको मिला दूं तो क्या होगा। क्लॉज 1 ये कहता है कि सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों के कल्याण, ठीक है, सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए और उस सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करे जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके उस देश के सभी संस्थाओं में। नेशनल लाइफ का मतलब होता है इन्वॉल्विंग एवरीथिंग। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ मतलब हमारे देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं की बात हो रही है। तो चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्लॉज 1 ये कह रहा है कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, सरकार को लोगों के कल्याण के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाएं और उस सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करें जिसके तहत लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके हमारे देश के सभी संस्थाओं में। अब इसका मतलब समझिए, सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात हो रही है और उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात हो रही है। तो अब हम ये समझते हैं कि सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है। तो अगर आपको सोशल ऑर्डर समझना है तो आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई पुलिस, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करिए या एक ऐसा देश, ठीक है, जहाँ पे कोई पुलिस मशीनरी नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई पुलिसमैन नहीं है। तो समाज में उनको ना कोई अरेस्ट करने वाला है, ठीक है, ना ही कोई उन्हें रोकने वाला है। तो एक लॉलेसनेस वाली सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। जो गरीब है वो अमीर के यहाँ मतलब चोरी करेगा, अगर किसी को कोई नहीं पसंद है तो कोई किसी का मर्डर कर देगा। मतलब समाज में जिसको जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जो करना चाहता है, लोग अपने मन मुताबिक क्राइम करने लगेंगे, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बिना पुलिस के सोसाइटी में लॉलेसनेस हो जाएगी, यानी सोशल ऑर्डर के लिए पुलिस इंस्टीट्यूशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब इमेजिन करिए कि किसी सोसाइटी में पुलिस इंस्टीट्यूशन तो है, पर उस सोसाइटी में जुडिशरी नहीं है, यानी कि कोर्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, तो उस व्यक्ति को अगर कोई कोर्ट ही नहीं है तो कहाँ पे उसका जस्टिस होगा, कहाँ पे उसे सज़ा सुनाई जाएगी। अब आप कहेंगे कि पुलिस ही उसको सज़ा दे दे, तो भाई कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिस पे कोई आरोप लगा है पर उसने एक्चुअली में क्राइम नहीं किया, तो उसकी जो हियरिंग है उसको मतलब खुद को निर्दोष साबित करने का मौका तो जुडिशरी यानी कोर्ट में मिलेगा ना। यानी कि अगर किसी भी समाज में न्याय को सुनिश्चित करना है, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट या जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप तीसरा इंस्टीट्यूशन इमेजिन करिए कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं है, यानी कोई लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है। तो भाई ये पुलिस मशीनरी जुडिशरी फिर तो आर्बिट्ररी काम करेगी। मतलब पुलिस और जुडिशरी सही काम तो तब करेंगे जब उनको लॉ बनाकर दिया जाएगा और उनको उस लॉ के प्रोसीजर और गाइडलाइंस के हिसाब से काम करने होंगे। अदरवाइज पुलिस एंड जुडिशरी विल गो आर्बिट्ररी। यानी कि एक अच्छे समाज के लिए लॉ मेकिंग एजेंसी, ओके, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर, इनकी ज़रूरत होती है। तो अभी तक हमने देखा कि सोशल ऑर्डर बनाने के लिए हमें पुलिस की ज़रूरत होती है, हमें जुडिशरी यानी कोर्ट की, हमें लॉ मेकर्स और पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। अब चौथा केस इमेजिन करिए कि सरकार ने बहुत सारी सड़कें बना दी समाज में, और अगर 4 सड़कें एक जगह पे मिलती जिसको हम चौराहा कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक लाइट या कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आएंगी, व्हीकल्स, वो आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के एक्सीडेंट करेंगे। तो बिना ट्रैफिक पुलिस के या बिना ट्रैफिक लाइट के आप सोचिए कि किसी भी चौराहे पे, ठीक है, या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे 3 जंक्शन हो, ट्राई जंक्शन, ठीक है, उन जगहों पे बहुत क्योस हो जाएगा। यानी अगर वहाँ पे क्योस को रोकना है, वहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो आपको ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब इमेजिन करिए एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे कोई बैंक ना हो, ठीक है, कोई नेशनल बैंक या प्राइवेट बैंक ना हो, और अगर कोई बैंक ना हो तो सोचिए कि फिर वो सोसाइटी होगी जहाँ पे मनी लेंडर्स और साहूकार लोन देंगे। तो जो भी समाज में पीजेंट्स हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, वो जब साहूकार से लोन लेंगे तो साहूकार उनसे 50-60% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो बिना बैंक्स के किसी भी सोसाइटी में हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी ज़रूरत थी लोगों की फाइनेंशियल, फार्मर्स और गरीब लोगों के फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन को साहूकार और मनी लेंडर से बचाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साहूकार कैसे 50-60% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक किसान है, एक ऐसा समाज जहाँ कोई बैंक नहीं है। एक किसान है, फार्मर, वो किसी साहूकार के पास गया और उससे 1000 रुपये लोन लिया। साहूकार ने उस लोन पे ये शर्त रखी कि उसे 50 रुपये महीने का ब्याज देना होगा, ठीक है। किसान सोचा कि भाई 1000 रुपये से मैं फसल के लिए बीज खरीदूंगा, खाद खरीदूंगा, और मेरी जब फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तो 50 रुपये महीने के हिसाब से ब्याज तो मैं चुका ही दूंगा। या मान लीजिए किसान को उतनी समझ नहीं है कि 50 रुपये महीने के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा। अब मान लीजिए किसान 1 साल तक उस ब्याज को, मतलब उस पैसे को, लोन को नहीं चुका पाया। 1 साल बाद मनी लेंडर जब किसान से पैसे लेगा तो 1 साल में 50 रुपये महीने के हिसाब से जो टोटल इंटरेस्ट हुआ वो 600 रुपये हुआ। और 1000 के प्रिंसिपल अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे अगर आप 600 का इंटरेस्ट रख के उसका अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में, तो वो इंटरेस्ट रेट आएगा 60%। ओके, यानी कि अगर सोसाइटी में बैंक्स होती तो वो हार्डली 10%, 12 या 15% का इंटरेस्ट लेती।
लेकिन मनी लेंडर साहूकार 60%, 70, समटाइम्स दे चार्ज 80% इंटरेस्ट रेट। तो सोशल ऑर्डर का क्या मतलब है? सोशल ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे सरकार, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, फाउंडिंग फादर्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 के तहत हमारे फाउंडिंग फादर्स सरकार को, जो भी भविष्य में सरकार बनेगी, उस सरकार को ये निर्देश दे रहे हैं कि वो एक सामाजिक व्यवस्था बनाए। सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उस समाज में जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाना पड़ेगा, पुलिस इंस्टीट्यूशन को बनाना पड़ेगा, लॉ मेकर, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज बनाने पड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस बनाना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाना पड़ेगा, तहसीलदार की ऑफ़िस बनानी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफ़िस बनानी पड़ेगी, बैंक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह की तमाम संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। और ये सारी संस्थाएं जब काम करती हैं अच्छे से, तब जाकर एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था बनता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जहाँ पे लोगों की वेलबींग इंश्योर हो सके। तो हमारे फाउंडिंग फादर सरकार को ये निर्देश दे रहे हैं कि आप एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाओगे, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था जब बना लोगे तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है। आपने सिक्योर तो कर लिया सोशल ऑर्डर, लेकिन अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो जाए, आर्बिट्ररी हो जाए। तो हमारे फाउंडिंग फादर सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि लोगों के कल्याण के लिए आपको समाज में इन इंस्टीट्यूशंस को बना के एक सोशल ऑर्डर बनानी है, प्लस उस सोशल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करनी है। और जब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन जाएगी तो उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। अब सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। उसके वर्क के हिसाब से उसको पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा उससे वर्किंग आवर्स नहीं लेना चाहिए कि उसके पास लेज़र टाइम ही ना बचे, वो अपनी फैमिली लाइफ या अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय ना कर पाए। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट नहीं होने देना है। साथ ही साथ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है कि हमें पार्ट 3 में जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, वो राइट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में या वायलेट ना हो। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपके फंडामेंटल, मतलब आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीन लिया गया, या फिर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लॉज 1 ये कहता है कि सरकार को लोगों के कल्याण या लोगों के हित के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो एक सामाजिक व्यवस्था बनाएं और उस सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करें, ताकि वहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं उसमें लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लॉज 1। अगर मैं क्लॉज 2 की बात करूं तो क्लॉज 2 मैंने कहा था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इंसर्ट किया गया था। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst the individual but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different vocations। पहले इस क्लॉज में जो मीनिंग्स है उनको देख लेते हैं। स्टेट का मतलब सरकार है, पर्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से, स्ट्राइव का मतलब है प्रयत्न करना, मिनिमाइज का मतलब कम करना, इनइक्वालिटी मतलब असमानताएं, इनकम मतलब आय या इनकम, एंडेवर मतलब ये भी एक तरह का एफर्ट करना या प्रयत्न करना, ठीक है। फैसिलिटीज़ आप समझते हैं, अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं, इंडिविजुअल्स आप समझते हैं, ठीक है। वोकेशंस, डिफरेंट वोकेशंस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अब अगर मैं क्लॉज 2 का मतलब आपको बताऊं तो क्लॉज 2 ये कहता है
कि स्टेट यानी कि सरकार को विशेष रूप से ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों के बीच इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करें, लोगों के बीच जो भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में इनइक्वालिटी हैं उसको मिनिमाइज करे, फैसिलिटीज़ को लेके जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको मिनिमाइज करे, और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको मिनिमाइज करे। तो सरकार लोगों के बीच जो भी फैसिलिटीज़, इनकम, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, इनको लेके जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको तो मिनिमाइज करे ही करे। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को ये भी कह रहा है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब जो अलग अलग ग्रुप हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग कामों में इंगेज्ड हैं, उनके भी दरमियान की इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करें। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, इनकम इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपना ले, ठीक है। यानी जो ज़्यादा इनकम करेगा वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। जो लो इनकम है वो लो टैक्स पे करेगा, ठीक है। और बाकी मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि देखिए, अगर सोसाइटी में अगर रिच लोग हैं, अगर मान लीजिए एक सोसाइटी जहाँ रिच और पुअर दोनों रह रहे हैं, और उस सोसाइटी में अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन जगहों पे बेटर फैसिलिटीज़ हैं और गरीब लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, तो सरकार को गरीबों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है गरीबों के लिए भी सैनिटेशंस, ठीक है, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं जहां पे अमीर और गरीब के बीच जो फैसिलिटीज़ का इनइक्वालिटी है, फ़र्क है, वो कम हो सके। अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में इनइक्वालिटी कम करने का मतलब है कि जैसे कि आप ये समझिए, रिजर्वेशन जो है वो एक तरह का अपॉर्चुनिटीज़ में इनइक्वालिटीज़ को कम करने का ही प्रयास करता है। बिकॉज जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन लोगों के पास उतना रिसोर्स नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस रिसोर्सेस, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू द पुअर एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी। तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इनको स्ट्रेंथन देने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। तो आप इस तरह समझिए कि प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। स्टेटस में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिड्यूस किया जाए। फैसिलिटीज़ यानी गरीबों के लिए सरकार हॉस्पिटल्स, स्कूल, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, उनके लिए अम्यूज़मेंट पार्क बनाए फ्री में, ठीक है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है, थ्रू अगर रिजर्वेशंस या स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं उन चीज़ों के थ्रू। तो ये तो लोगों के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान इनइक्वालिटीज़ कम करना हुआ। ग्रुप्स जो कि देश के अलग अलग हिस्से में रहते हैं और अलग अलग ऑक्यूपेशन में हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर झारखंड के माइन वर्कर्स, ठीक है, आप झारखंड के माइन वर्कर्स और कर्नाटका में माइन वर्कर्स का एग्जांपल लीजिए। तो माइन वर्कर अ ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो अगर कर्नाटका में मान लीजिए कोई कोल माइन है, वहाँ पे अगर वर्कर्स को बेटर वेंटिलेशन, बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर पेमेंट, ओके, बेटर सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो सारे तरह के बेनिफिट्स झारखंड के कोल माइन के वर्कर्स को भी मिलने चाहिए। या आप ऐसे समझें कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको जो सुविधाएं और सहूलियत मिलती हैं वो कंट्री साइड या ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को भी मिलनी चाहिए। या आप ये समझें कि जो हमारे मेन एक्सट्रीम सोसाइटी में लोग जो सहूलियत सुविधा पाते हैं सरकार की, वो सारी सहूलियत सुविधाएं ट्राइबल एरिया में भी लोगों को मिलनी चाहिए। और डिफरेंट वोकेशंस में भी इन इक्वालिटी होनी चाहिए। का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जो लोग लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें भी वो सारे सहूलियत मिलने चाहिए जो उनसे बेहतर ऑक्यूपेशन में है। मान लीजिए कि उनसे
कोई बेहतर ऑक्यूपेशन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है, तो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले व्यक्ति को जो भी फैसिलिटीज़, सहूलियत, बेनिफिट मिलती हैं वो उस लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए। तो क्लॉज 2 सरकार को निर्देश देता है कि सरकार को विशेष रूप से लोगों के बीच इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी के मामले में जो भी इनइक्वालिटी हैं उसको मिनिमाइज़ करे, और हमारे देश के अलग अलग इलाके में रह रहे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करे। अलग अलग वोकेशंस में लोग जो इन्वॉल्व हैं, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में ये भी बात आता है कि सरकार देश के सभी इलाकों का विकास करे। मतलब अगर कर्नाटका में लाइफ अच्छी है तो वो झारखंड में भी होनी चाहिए, शहर में लाइफ अच्छी है तो ग्रामीण इलाके में भी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें। अब ये क्लॉज 2 जो है इससे बहुत सारे लॉज बने, जितने भी आपके कॉन्फिस्केटरी टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, जो सरकार सर्ज टैक्स, सर्ज फीस, ये सब जो भी कॉन्फिस्केटरी रेट्स हैं, ठीक है, टैक्स रेट्स हैं, वो इसी क्लॉज 2 के तहत बने। जो आपके अनअकाउंटेबल इनकम या जो इलीगल मीन्स से जो वेल्थ एक्वायर होती है उनको कॉन्फिस्केट करने का, उनको जब्त करने का जो भी लॉज प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 38 के क्लॉज 2 से बने हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था आर्टिकल 37 पढ़ाते समय कि सरकार जो भी लॉज या लेजिस्लेशन बनाती है वो डीपीएसपी के स्पिरिट में बनाती है। अगर कोई कानून बनाने के लिए कोई डीपीएसपी नहीं है तो सरकार पहले वो डीपीएसपी अमेंडमेंट के थ्रू बनाएगी या किसी डीपीएसपी को अमेंड करके वो क्लॉज डालेगी, वो क्लॉज के तहत ही वो कानून बनाते हैं। तो क्लॉज 2 के तहत मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोग्रेसिव आपका टैक्सेशन पॉलिसी बना, बहुत सारे कॉन्फिस्केटरी टैक्स रेट लाइक सर्ज टैक्स, रिच टैक्स, ठीक है, सर्ज फीस, ये सब बने, ठीक है। और आपके जो भी अनअकाउंटेबल इनकम्स या इलीगल मीन्स से वेल्थ एक्वायर किए जाते हैं उनको कॉन्फिस्केट करने के लॉज बनाए गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 38। थैंक यू सो मच।